हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। 3 फेरे भाग 1। एक साधारण सफ़ेद साड़ी में लिपटा बेहद खूबसूरत बदन जो इस साड़ी को रत्न जड़ित सुशोभित घोषित कर रहा था। हाथ में साधारण से 2 कंगन जो इन हाथों में सजने के बाद किसी स्वर्ण कंगन से कम नहीं लग रहे थे। माथे पर लगी बिंदी उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। अर्पिता अब 35 वर्ष की हो गई थी, लेकिन ईश्वर ने जैसे उसे नव यौवन का चिर आयु वरदान दे रखा था। ट्रेन की तीव्र गति के साथ साथ चल रहे पेड़ पौधे, फसलें और बाकी चीजों के साथ अर्पिता भी आज अपनी भूतकाल की यादों में खो जाती है। उसे याद आया कि 18 की होते होते वो महसूस करने लगी थी कि जब वो शादियों में जाती थी तो उसके रूप के ओज से सबकी आंखें चौंधिया जाती थी। इसी दौर में एक बार अर्पिता अपनी एक चचेरी बहन की शादी में जाती है और वहीं अर्पिता को देख कार्तिक की मम्मी अभिभूत हो जाती है और उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती है। अब क्योंकि कार्तिक के पिता की समाज में बहुत अच्छी इज्जत होती है, उनके परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। मुंबई में उनकी 2 फैक्ट्री होती हैं, इसीलिए कार्तिक की मम्मी को पूरा विश्वास होता है कि लड़की के घर वाले उनके रिश्ते को मना नहीं कर सकेंगे। कार्तिक की मम्मी कार्तिक को भी अर्पिता को दिखा देती है। अब मम्मी जी को क्या मालूम कि कार्तिक इस हूर की परी के बारे में ही अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, पर मम्मी को मासूम बनकर जैसे आपकी मर्जी मम्मी कहता हुआ वापस दोस्तों में जाकर उनके सामने शेखी बघारने लगता है। ओह, अब कोई ये नहीं बोलेगा कि ये मेरी है या इसकी, क्योंकि मम्मी ने इसे तुम्हारी भाभी के रूप में चुन लिया है। इसीलिए अब से इसे माँ की नज़रों से देखो, क्योंकि भाभी माँ समान होती है। कार्तिक की मम्मी देर ना करते हुए यहीं इसी शादी में अपने रिश्तेदारों के द्वारा अर्पिता की मम्मी को ये संदेश कहलवा देती है कि उन्हें उनकी लड़की अपने इकलौते बेटे के लिए पसंद है। अब रिश्तेदार भी अर्पिता की मम्मी को इस परिवार के बारे में बहुत से उत्साह के साथ बताते हैं और अर्पिता के भाग्य की प्रशंसा करते हैं। रिश्तेदारों के इस प्रकार समझाने पर 2 दिन बाद ही लड़की को देखने का औपचारिक कार्यक्रम तय कर दिया जाता है, क्योंकि 4 दिन बाद ही कार्तिक और उसके परिवार को वापस अपने शहर मुंबई लौट जाना होता है। 2 दिन बाद अर्पिता के घर के बाहर गाड़ियों का एक जत्था रुकता है। मेहमानों के स्वागत के लिए यथाशक्ति आव भगत होती है। उसके बाद मेहमानों के लिए अर्पिता को चाय लेकर भेजा जाता है। एक 18 वर्षीय कोमल कली के हिस्से बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ होता है। वो बोझ होता है सिर पर रखे पल्लू का। उसका पल्लू बार बार नीचे गिरता है, जैसे कि वो जिद कर रहा हो, जैसे कि वो चंचलता में खोया हुआ हो। सामने से चलकर आ रही अर्पिता अंधेरे को हरने वाली किरण के समान प्रकाशमान लगती है। अर्पिता का सादगी भरा रूप इस दुनिया के सारे कपट और आडंबर को हराता सा प्रतीत होता है। नजरें झुकाकर अर्पिता जब कार्तिक की तरफ चाय का कप करती है तो फड़फड़ाते हुए होठ जैसे कोई मीठा और सुरीला गाना गुनगुनाते से लगते हैं। अर्पिता को सबके बीच बैठाया जाता है। अपने ही घर में अर्पिता एकदम सिमटी सी बैठी होती है। कार्तिक की मम्मी पास आकर उसकी ठुड्डी उठाकर कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, हम तुमसे गाना नहीं गवाएंगे। ये कहते ही सभी लोग हंस पड़ते हैं और अर्पिता भी मुस्कुरा उठती है। फिर दोनों यानी कार्तिक और अर्पिता को अलग कमरों में एक दूसरे से थोड़ी गुफ्तगू करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। अर्पिता की पलकों पर शर्म और हया जैसे बैठ ही गई थी और उनके भार से जैसे नजरें उठ नहीं पा रही थी। कार्तिक के सामने दिव्य संगमरमर की मूर्त जैसे सजीव होकर बैठी थी। कार्तिक हिम्मत जुटाकर, मेरा नाम कार्तिक है, आपका क्या नाम है अर्पिता जी? अर्पिता ये सुनकर दबी हंसी में थोड़ी सी खिलखिला देती है। जैसे एक मासूम बच्चा हंसकर सबका जी चुरा लेता है, वैसे ही इस मासूम हंसी को देखकर कार्तिक खुश हो जाता है। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी पसर जाती है। कार्तिक, देखिए मेरा ये हाल पहली बार हुआ है, और आपका? अर्पिता गर्दन से हाँ में हाँ मिलाते हुए ये दर्शाती है कि उसका भी ये पहली बार है। कार्तिक, मैं चाहता हूँ कि इस हालत में मैं दोबारा कभी ना आऊँ, और आपका क्या विचार है?
अर्पिता एक हाथ से अपना आधा चेहरा ढक लेती है और कुछ नहीं बोल पाती। उसकी नजरें अब तक झुकी ही होती हैं। कार्तिक, वो मुझे आपकी बहन ने बता दिया था आपकी आंखों की प्रॉब्लम के बारे में। अर्पिता एकदम नजरें उठाकर, क्या हुआ मेरी आंखों को? हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें देख जैसे कार्तिक की आंखें चौंधिया जाती हैं। कार्तिक, यही कि आपकी आंखें शर्माती बहुत हैं। अर्पिता समझ जाती है कि कार्तिक ने उसे जानबूझकर ऐसा बोला ताकि वो अपनी आंखें उठाए। कार्तिक की हाजिर जवाबी से अर्पिता झेप जाती है और मुस्कुराकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। तब तक बाहर से अर्पिता की बहन की आवाज आती है, अगर आप दोनों की बातें पूरी हो गई हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कार्तिक, हाँ, हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब आप आ सकती हैं। अर्पिता हंसते हुए मुंह छुपाकर अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ चली जाती है। अर्पिता के बाहर जाते ही कार्तिक की मम्मी अंदर आ जाती है और पास आकर प्रश्नवाचक अर्थ में पूछती है, तो फिर? कार्तिक सर खुजाते हुए गर्दन हिलाकर हामी भर देता है। कार्तिक की मम्मी अर्पिता को अपनी तरफ से एक बेहद खूबसूरत साड़ी देती है। अर्पिता के घर में जैसे खुशियों की दिवाली आ गई थी। और आखिर आए भी क्यों ना, एक तो माता पिता अपनी पहली संतान की शादी तय कर चुके थे और दूसरी शादी भी एक बहुत बड़े खानदान में तय हुई थी। जिन रिश्तेदारों के समाचार होली और दिवाली जैसे पर्वों पर भी नहीं आते थे, वही सामने से फोन करके इस रिश्ते के लिए बधाइयां दे रहे थे और बच्ची के भाग्य को निहार रहे थे। अगले दिन ही कार्तिक के घर वाले रिश्ता पक्का करने के लिए वापस आने वाले थे, क्योंकि उन्हें अपने शहर वापस जाना था। अगले दिन बहुत सारे साजो सामान के साथ कार्तिक के घर वाले आए। आज अर्पिता ने वही क्रीम कलर की सिल्क की साड़ी पहनी थी जो उसकी भावी सास लाई थी। इसमें वो एकदम हूर की परी लग रही थी। आज कार्तिक के पिताजी भी साथ में आए। सगाई पक्की कर दी गई। अंगूठी का प्रोग्राम उन्होंने शादी के वक्त रखने का प्लान किया था। अगले ही दिन कार्तिक का पूरा परिवार मुंबई जा रहा था। आज अर्पिता भी माता पिता के साथ एयरपोर्ट कार्तिक और उनके घर वालों को छोड़ने के लिए गई। दोनों एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए मिले। दोनों एयरपोर्ट पर कॉफी शॉप में बैठे। कार्तिक अर्पिता को एकटक निहार रहा था। अर्पिता शर्माते हुए, आप ऐसे मुझे ना देखिए। कार्तिक, मैं आपको आज तीसरी बार देख रहा हूँ और हर बार मुझे आप पहले से अलग नजर आती हो। अर्पिता, अच्छा तो आप ये भी बता दीजिए 3 बार में मैं आपको कैसी कैसी लगी? पहली बार शादी में मुझे बरसात के बाद बने कुदरती इंद्रधनुष की तरह लगी, जिसका कोई छोर नहीं था, जिसे मैं निहार तो सकता था पर छू नहीं सकता था। दूसरी बार अर्पिता के घर में एकदम सादगी से भरी कली की तरह लगी। इसमें ओस की बूंदें उसे और कोमल बना रही थी। पौधे पर लगी इस कली को छूने में मुझे डर लग रहा था, कहीं ओस की बूंद छलक ना जाए। और तीसरी बार यानी आज संगमरमर के ताजमहल की तरह लग रही हो, जिस पर सिर्फ मेरा हक है। अब तुम ही बताओ, निहारूं नहीं तो क्या करूं? आखिर वापस तुम्हें देखने का मौका कब मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये मौका अगर कल ही मिले तो मेरे लिए ये इंतजार भी जाने कितने सालों के समान होगा। और कार्तिक ने अर्पिता का हाथ थाम लिया। कार्तिक के छूते ही अर्पिता बुद्ध की तरह जड़ हो गई और दबी मुस्कुराहट से उसके होठ यूं कपकपाते लगे जैसे खिले हुए कमल पर सावन की पहली बूंदें गिर रही हो। अब इसे अर्पिता के हुस्न का जादू ही कहिए कि वहां बैठे अन्य लोगों की नजरें अर्पिता से हटी नहीं रही थी। जो ही कार्तिक ने थामे हुए हाथ में हीरे की अंगूठी पहनाई, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और आसपास के लोग इस जोड़े को खड़े होकर बधाई देने लगे। अर्पिता ने कार्तिक की छुअन को एकदम से अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो नहीं चाहती हो कि उसकी मोहब्बत को किसी की नजर लग जाए। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। और इस तरह बहुत प्यारी यादें लेकर कार्तिक अर्पिता से जुदा हुआ। आज से अर्पिता के लिए हर पल बहुत स्पेशल हो गया था। दुनिया बहुत हसीन हो गई थी, जहां में चारों तरफ खुशहाली थी। ईश्वर ने चारों तरफ चटकीले रंगों से दुनिया को सजा दिया था। ना जाने कहां से कोयल जैसी कूक सुनाई देने लगी। एयरपोर्ट से घर जाने के दौरान रिक्शा में गाना चल रहा था और अर्पिता उसमें खो गई।
उधर कार्तिक घर पहुंचा। घर में उसकी हम उम्र बहन, जो परीक्षा के कारण शादी में नहीं जा पाई थी, जाते ही भैया के गले लग गई। भैया ये क्या, अकेले अकेले सगाई कराई? बहन को तो भाभी से मिलाना था ना। कार्तिक की खुशी का कोई परवाह नहीं था, पर अर्पिता की याद में होंठ तो जैसे मुस्कुराना भूल ही गए थे। बहन: अरे वाह भैया, लगता है भाभी को दिल में बिठा कर लाए हो। अब इस दिल का क्या हाल है? कार्तिक उसके दोनों हाथ पकड़कर घुमाते हुए गाना गाने लगा और फिर अपने कमरे में वापस चला गया। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 2 में। तो बने रहें मेरे साथ कार्तिक और अर्पिता के इस खूबसूरत सफर में, और बहुत सारा प्यार दें मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को। थैंक यू।